गुमराह कर शादी करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर होगा आजीवन कारावास। विधानसभा में पास हुआ विधेयक। अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में दर्ज करा सकता है एफआईआर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज योगी सरकार ने 12,909 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। इसमें 2025 में होने वाले प्रयागराज महाकुंभ, पर्यटक स्थलों के विकास और फसलों की खरीद के लिए धनराशि का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत को किया संबोधित। कहा, भारत जल्द ही बनेगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। दुनिया भर के निवेशकों की भारत पर है नजर। केरल के वायनाड जिले में मेप्पाडी के पास पहाड़ी इलाकों में हुए भूस्खलन से 63 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। मलबे में कई लोग दबे। पीएम मोदी ने हादसे पर जताई संवेदना। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और पदक। मनु भास्कर, सबरजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा के मिश्रित वर्ग में जीता कांस्य पदक। मनु एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। पीएम मोदी ने दोनों खिलाड़ियों को दी बधाई। खबरों पर विस्तार से नजर डाले थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज लव जिहाद से जुड़ा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पास हो गया है। इससे अब गुमराह कर शादी करने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने सोमवार को सदन में पेश किया था। नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है। गुमराह कर शादी करने और धर्म परिवर्तन कराने पर आजीवन कारावास का प्रावधान है। अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है। पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी थी। लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज योगी सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूपी का अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सरकार की ओर से 12,909 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें राजस्व लेखा व्यय में 4,227.94 करोड़ तथा पूंजी लेखा व्यय में 7,981.99 करोड़ प्रस्तावित है। अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के मूल बजट का 1.66% है। इसमें 2025 में होने वाले प्रयागराज महाकुंभ, पर्यटक स्थलों के विकास और बसों की खरीद के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही विभागवार धनराशि का आवंटन भी किया गया है। अनुपूरक बजट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं माननीय। उसमें 12,909 करोड़ 93 लाख रुपया है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 4,227.94 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 7,981.99 करोड़ रुपए है। माननीय प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के जो मूल बजट है उसका 1.66% है। इसमें जो खास तौर से 7,500.18 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के लिए, अनुपूरक बजट में 2,000 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग के लिए, परिवहन विभाग के लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है बसें खरीदने के लिए। नगर विकास विभाग के अंतर्गत अमृत योजना के अंतर्गत सहायता के लिए 600 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश कौशल मिशन द्वारा प्रदान किए जा रहे अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़ रुपए, ग्रामीण स्टेडियम तथा ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों के में लैब की स्थापना के लिए तथा 28.40 करोड़ रुपए 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना के लिए 66.82 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय संस्कृत विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त माननीय
अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.15 करोड़ रुपए तथा इनमें आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए 2.79 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में युवाओं को राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन एवं योजना के संचालन हेतु 49.80 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ ही मान्यवर ये विधानसभा सचिवालय के लिए स्थापित डाटा सेंटर का नवीनीकरण ये 325 करोड़ रुपए, तो 325 लाख अर्थात 3 करोड़ 25 लाख। विधानसभा मंडप में स्थापित डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम और साइबरती उपकरणों का विस्तार 198,86,000। विधानसभा लाइब्रेरी परिसर में डिजिटल सीसीटीवी सर्विलांस व कैमरा प्रणाली की स्थापना उपकरणों का विस्तार 245 लाख। ये कुल विधानसभा सचिवालय के लिए 768,86,000। ये मान्यवर कुछ हाइलाइट्स थी खास तौर से, और इसमें अनुपूरक मांगों में मान्यवर 319.95 करोड़ रुपए नई मांगों के हैं और शेष मान्यवर जो कंटिन्यूइंग स्कीम है उसके हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा, 499 रुपए प्रति एकड़ में। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी, लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा सीआईआई के बजट पोस्ट कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत 8% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज भारत 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। आज हम सभी डिस्कस कर रहे हैं जर्नी टवर्ड्स विकसित भारत। ये बदलाव सिर्फ सेंटिमेंट्स का नहीं है, ये बदलाव कॉन्फिडेंस का है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। और अभी वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का।
कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खाई जाओ स्वाद के चटकारे लेते जाओ, गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान बैद्यनाथ कब्ज आहार दे, कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ, सत्यानाश, भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि महिला और बाल अपराध निस्तारण में प्रदेश पहले नंबर पर है। प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थाना अध्यक्ष को उपलब्ध कराया गया है। 2020 से हमारी सरकार प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान को आगे बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्षों में हम लोगों ने करीब 1.5 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की है। 2017 से पहले कुल 10,000 महिला पुलिस भर्ती हुई थी। 2017 से 2023 तक जो भर्ती हुई उसमें 20,000 महिला पुलिस की भर्ती हुई, यानी कि आजादी के 70 वर्ष में जितनी भर्ती हुई उससे दोगुनी भर्ती पिछले 5 वर्षों में हुई है। ये सरकार महिला की सुरक्षा के प्रति गंभीर है। जो पेंडेंसी थी, ये पेंडेंसी एक दिन की नहीं थी, 1 वर्ष की नहीं थी, ये वर्षों से पड़ी हुई थी। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए मामलों में, बलात्कार के मामलों में, नाबालिगों के साथ जो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मामले थे, वर्षों से पेंडिंग थी। उस पेंडिंग्स को पूरा करने के साथ आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के उन टॉप 3 राज्यों में है जिन लोगों ने पेंडेंसी को पूरा करते हुए और देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान और इन मामलों को, अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महोदय, ई प्रोसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन और 1090 बाहर महिला संबंधी अपराध के लिए जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो उस पर तत्काल सेवा उन्हें उपलब्ध होती है। इन सबको इंटीग्रेट करने का काम भी 112 के साथ इंटीग्रेट करने, 181, 1090 और 112 को भी इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी सूचना आ रही है उस सूचना को संबंधित तक भेजने के साथ ही उसको तत्काल रिलीफ मिल सके, इसके लिए भी यहां पर कार्य किया गया है। यही नहीं, प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है। और हर थाने में जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई है। और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में। और केरल के वायनाड में भूस्खलन की स्थिति सामने आई है। केरल में अत्यधिक बारिश के कारण वायनाड जिले में मेप्पडी के पास पहाड़ी इलाकों में भारी भूस्खलन हुआ। इसके साथ साथ कई हिस्से ऐसे भी जहां
जहां बाढ़ की स्थिति है और अब तक यहां मरने वालों का आंकड़ा 63 को पार कर चुका है। हालांकि राहत और बचाव दल ने 116 लोगों को सुरक्षित भी निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि भूस्खलन में करीब 250 घरों के लोगों के फंसे होने की आशंका है। फिलहाल यहां राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। वहीं केरल सरकार ने बचाव कार्य में समन्वय के लिए अपने मंत्रियों को भी भेजा है। केरल के सभी 5 उत्तरी जिलों में आज सुबह 6 बजे IMD के अंतिम अलर्ट के अनुसार बारिश की संभावना का संकेत दिया गया था और रेड अलर्ट भी कर दिया गया था। और शामली जिले के कैराना नगर में कभी पलायन हुआ करता था, लेकिन प्रदेश में साल 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से यहां माहौल बदला और अपराधियों पर शिकंजा कसा गया। इसके कारण देश भर में पलायन व अपराध को लेकर चर्चाओं में रहे। कस्बे में पलायन कर चुके लोग वापस लौटने लगे, तो ये अब सौहार्द भी बढ़ रहा है। पवित्र श्रावण मास में अब यहां से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत विभिन्न स्थानों के कांवड़िए गुजर रहे हैं, तो उन पर पुष्प वर्षा के साथ ही खूब सेवा भाव देखने को भी मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय ने यहाँ शिव भक्तों पर फूलों की वर्षा की। नगरीय निकाय के अधिकारियों के साथ ही DM रविंद्र सिंह, SP रामसेवक गौतम समेत अनेक अफसर कर्मचारी भी यहाँ पुष्प वर्षा व सेवा करते रहे। कैराना निवासी मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। यहाँ DM रविंद्र कुमार सिंह व SP रामसेवक गौतम सहित ADM व एडिशनल SP भी मौजूद रहे। हमारे डिस्ट्रिक्ट से कांवड़ यात्रा में काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सब जा रहे हैं। उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए प्रशासन ने भी काफी सारी व्यवस्थाएं की हैं। इसमें नगर पालिका ने और अन्य सभी विभागों ने अपनी अपनी तरफ से योगदान दिया है। जैसे कि सड़क पर हमने डिवाइडर्स लगाए हैं, ट्रैफिक का मैनेजमेंट किया जा रहा है, जगह जगह पर प्रकाश व्यवस्था की अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने भी खुद से आके समाज में से, जैसे कि प्रधानों ने, अलग अलग संगठनों ने, उद्यमियों ने अपने शिविर भी लगाए हैं कांवड़ के लिए, कांवड़ श्रद्धालुओं के लिए। जगह जगह पर कांवड़ श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए लोगों ने पुष्प वर्षा भी की है। इसी के क्रम में अभी जैसा कि आपने देखा, कैराना नगर पालिका के रेजिडेंट्स के द्वारा कांवड़ श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया है। उनको फल वितरण और जल वितरण किया गया और उनपे पुष्प वर्षा भी की गई है। नगर पालिका के सौजन्य से आज यहाँ श्रद्धालुओं पर, शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। यहाँ के सभी नागरिकों ने इसमें बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लिया। निश्चित रूप से एक सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल है और इसका बहुत ही अच्छे तरीके से संयोजन किया गया है और खूबसूरती के साथ सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। नगर पालिका क्षेत्र में जितनी भी प्रकाश की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के शिविर, इसके अतिरिक्त खान पान के स्टॉल, फल वितरण आदि के सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक कैराना की अनूठी पहल है। और लखनऊ GPO में आज उत्तर प्रदेश परिमंडल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल प्रणव कुमार ने डिजिटल कतार प्रबंधन प्रणाली, डाक निर्यात केंद्र और आधार केंद्र के नए काउंटर सेवाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यालय परिक्षेत्र लखनऊ के पोस्ट मास्टर जनरल सुनील कुमार राय, डाक सेवाएं मुख्यालय के निदेशक आनंद कुमार सिंह और डाक एवं व्यवसाय वर्धन एवं उत्तर प्रदेश परिमंडल के पोस्ट मास्टर जनरल अशोक कुमार यादव मौजूद थे। इस अवसर पर प्रणव कुमार ने बताया कि डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से स्थानीय निर्यातक कस्टम क्लियरेंस, GST जैसी सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए घर बैठे ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 200 से अधिक देशों के लिए डाक सेवा के द्वारा अपने उत्पाद भेज सकेंगे। इसके साथ ही मे आई हेल्प यू डेस्क की व्यवस्था से ग्राहकों में किसी भी समस्या के त्वरित निस्तारण के लिए भी अवसर उन्हें मिलेगा। $41,679 आर्टिकल्स डाक निर्यात केंद्र से बुक कर चुके हैं। डिटेल इंप्लीकेसीज हमसे पहले PNB-BD और PNB लखनऊ ने बता चुके हैं आप लोगों को क्या इसकी डिटेल्स है। और कुछ फैसिलिटीज है, वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट है, प्लस फ्री पिकअप फैसिलिटी है, PV की फैसिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए वो है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो आइडिया था कि जो लोकल आर्टिशियंस या फिर MSME या लोकल जो भी एक्सपोर्टर, स्मॉल एक्सपोर्टर्स थे, उनको इसका बेनिफिट मिले। डाक निर्यात केंद्र जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपके सामने, इसका उद्घाटन अभी सर ने किया है। तो बेसिकली इसकी अवधारणा 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2023 में इसकी नींव रखी और इसके पीछे जो उद्देश्य था हमारा, जो मुख्य कारण था डाक निर्यात केंद्र को लेकर के आने का डाक विभाग के माध्यम
छोटे व्यापारी हैं या जो मध्यम दर्जे के व्यापारी हैं, वो अपने उत्पाद को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचा पाएं, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनका उत्पाद पहुंचे और उसका आर्थिक रूप से लाभ उनको भी मिले, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डाक निर्यात केंद्र के स्थापना की अवधारणा सामने लेकर के आई है। आज का कार्यक्रम डाक निर्यात केंद्र के उद्घाटन के संदर्भ में था और इसके साथ ही माननीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने स्मार्ट और आधार की सेवाओं को विस्तारित करते हुए उसमें एक अतिरिक्त जो है काउंटर का उद्घाटन किया। जहां तक डाकघर निर्यात केंद्र की बात है तो मेरे कुलीग सुनील ने ऑलरेडी उसकी विशेषताओं को बता दिया है। और जनपद संभल के युवाओं को जल्द ही राजकीय डिजिटल लाइब्रेरी का तोहफा मिलेगा। शासन ने 68 लाख रुपए की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की मंजूरी दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने बताया कि शासन ने संभल में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद 68 लाख रुपए का बजट मंजूर कर दिया है। शासन से पत्र आने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भूमि तलाशने का काम भी शुरू कर दिया है। लाइब्रेरी बनने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। 1000 वर्ग मीटर में बनने वाली लाइब्रेरी के भवन में बड़ा हॉल, बरामदा, 2 कमरे होंगे। इसमें एक बार में 100 छात्र छात्राएं साथ बैठकर अध्ययन कर सकेंगे। लाइब्रेरी में मिलने वाली सुविधाएं निःशुल्क होंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से पूरे प्रदेश की शिक्षा का कायाकल्प हो रहा है। उसी अभियान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा एक डिजिटल लाइब्रेरी चंदोसी के अंदर आ रही है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1000 वर्ग मीटर होगा, जिसमें 100 छात्र एक साथ बैठकर अध्ययन कर सकेंगे। उसमें 2 कमरे, अलग से शौचालय, साइकिल स्टैंड और एक बड़ा हॉल है, ताकि बच्चे जिनको अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है परिवार में या पढ़ाई में, वो आकर के पढ़ें और कंपटीशन की तैयारी में या अपने अपने क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में सफल हों। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, ये हमारे उत्तर प्रदेश में संभल जिले के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छी बात है कि हमारे संभल जिले में जिससे लाइब्रेरी खोली जाएगी, जिसके लिए हमारे प्रतियोगी की परीक्षा करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा लाभ होगा। अच्छी बात है, जिससे कि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सुविधा भी होंगी और वहाँ पर अच्छी सुविधा मिल पाएंगी। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरी थी भी नहीं, और लाइब्रेरी बनने से ये है कि हमारे जो भाई बहन हैं और भी लोग हैं वहाँ पर अच्छी तरीके से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम, नीट, जेई इत्यादि और भी तरीके की जो भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, एंट्रेंस एग्जाम हैं, उनके एग्जाम देने के लिए उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं होंगी और वहाँ पर अच्छे और सही तरीके से वो अपनी तैयारी कर सकेंगे। कन्नौज जिले से गुजरने वाले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी के बेटे की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के दौरान कार में लगे एयरबैग खुलने से मंत्री नंदगोपाल नंदी के बेटे और बहू को मामूली चोट आई है। बताया जा रहा है कि मंत्री नंदगोपाल नंदी के बेटे अभिषेक और उनकी पत्नी कृतिका अपनी BMW कार से आगरा से लखनऊ जा रहे थे। तभी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के 194 किलोमीटर माइल्स पर कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए पास के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनको प्राथमिक उपचार दिया गया। मेडिकल कॉलेज के CMS डॉक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि अभिषेक और कीर्तिका नाम के घायल अस्पताल आए थे, उनको मामूली चोटें लगी थी। दोनों घायलों को उपचार दिया गया है, उनको लखनऊ भेज दिया गया है। तो अब खबर जो है विधानमंडल से जुड़ी खबरों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। विधानसभा से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं।
और प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला बाल अपराधों से जुड़े मामले पर सरकार को घेरने का दांव समाजवादी पार्टी को उल्टा पड़ गया है। प्रश्न प्रहर में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे व रागिनी सोनकर सहित सपा के कई सदस्यों ने प्रदेश में बाल और महिला अपराधों पर अंकुश लगाने में सरकार के प्रयासों को नाकाफी बताया है। सपा सदस्यों का कहना था कि सरकार के दावों के बावजूद महिला और बाल अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। अपराधियों में सरकार के कोई खौफ नहीं है। इस मुद्दे पर नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पर है। उन्होंने कहा कि दहेज की घटना में 2016 की तुलना में 2023-24 में 17.5% की कमी आई है। बलात्कार में 25.30% की कमी आई है। महिला से जुड़े मामलों में पेंडिंग मामले को सुलझाने में यूपी देश में दूसरे स्थान पर है। सरकार महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर है। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन इसका प्रमाण है। समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध भी किया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला अपराधों को लेकर काफी गंभीर है। समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने बलिया पुलिस वसूली कांड पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आज बॉर्डर कहीं से भी सुरक्षित नहीं है और प्रदेश की सीमा पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ती जा रही है। मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 12,909.93 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें 319.95 करोड़ रुपए नई योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। बाकी की धनराशि पुरानी योजनाओं पर खर्च होगी। यह अनुपूरक बजट मूल बजट का 1.66% है। अनुपूरक बजट में औद्योगिक विकास के लिए 7,500 करोड़, ऊर्जा विभाग के लिए 2,000 करोड़, परिवहन विभाग की नई बसों को खरीदने के लिए 1,000 करोड़, अमृत योजना को पूरा करने के लिए 600 करोड़ रुपए, कौशल विकास की योजना के लिए 200 करोड़ और ग्राम पंचायत से जुड़ी योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब हेतु 28.40 करोड़ रुपए, 10,1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब हेतु 66.82 करोड़ रुपए, संस्कृति विभाग में 74.90 करोड़, अटल आवासीय विद्यालय स्थापना हेतु 53.15 करोड़ व 2.72 करोड़ रुपए, रोजगार मिशन 49.80 करोड़ रुपए, विधानसभा सचिवालय में डाटा सेंटर नवीनीकरण हेतु 3.25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रश्न प्रहर में सपा के फहीम इरफान, अनिल प्रधान, कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना ने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर हर नल योजना पर सवाल करते हुए कहा कि नल के बिछने से पूर्व पाइपलाइन के लिए खोदी जा रही गांवों की सड़कों का बुरा हाल है। इस पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हर घर जल योजना का कार्य 84.56 परियोजना का कार्य पूरा हो चुका है। इस साल इस योजना को 100% पूरा कर लिया जाएगा। जहां गांवों में गड्ढों की बात है तो उन्हें भी जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। सपा के समरपाल सिंह ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने का मामला उठाया। जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि इस संबंध में सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सपा के पंकज मलिक ने हर जिले में पथक विद्यालय खोले जाने की योजना शुरू किए जाने की बात कही। इस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि यह व्यवस्था पहले से ही जिलों में संचालित है, इसलिए अलग से इसकी व्यवस्था किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आज ही विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार का विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून सदन में ध्वनिमत से पारित किया गया। और अब समाचार विधान परिषद से। विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी के सदस्य 2 बार वेल में आ गए। एक बार नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को शून्यकाल में बोलने की अनुमति मिलने पर नाराज सपा सदस्य वेल में आ गए और इसके बाद कार्यस्थगन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की सूचना को न लिए जाने की बात पर फिर सपा सदस्य वेल में आकर धरने पर बैठ गए। हालांकि सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के दोनों ही बार अनुरोध करने पर सदस्य वापस अपने अपने स्थानों पर आ गए और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से। तो विधानसभा की खबरों में बस इतना ही। कल फिर कुछ बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।